नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी। हमने कहा था कि मुश्किल दौर से गुजर रही दुनिया के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और जो वित्त वर्ष हमारा समाप्त हुआ है 2023-24 31 मार्च को जो समाप्त हुआ है, उस वित्त वर्ष में जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है उसको ये कहा जा रहा है कि 8% या उससे ज्यादा रह सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा था कि 7% रहेगी, लेकिन रिजर्व बैंक ने समय बीतने के साथ ये भी कहा है कि ये 7% से आगे भी बढ़ सकती है। और पिछले सप्ताह ही रिजर्व बैंक की जो हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है, उसकी भी समीक्षा हुई। ये 7वीं समीक्षा थी पिछले वित्त वर्ष के दौरान और रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई काबू में है, लेकिन सस्ते कर्ज के लिए यानी ब्याज दरों में जो कमी आने की बात की जा रही थी कि अगर महंगाई काबू में है तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करेगा। वो ब्याज दरों में कमी के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है, जो ब्याज दर का आधार, जो एक तरह से हम पूरे बैंकिंग तंत्र में ब्याज दरों का जो आधार है वो 6.5% पर ही स्थिर रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं कि नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है 2024-25 1 अप्रैल से। इस नए वित्त वर्ष में चुनाव का माहौल है। सरकार इस समय कोई नए फैसले नहीं कर सकती है क्योंकि जो चुनाव का आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। लेकिन नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। कंपनियां अपने कर्मचारियों से कहेंगी कि आप लोग फॉर्म भरकर दीजिए, आप नई कर व्यवस्था में टैक्स कटवाना चाहते हैं या पुरानी कर व्यवस्था में ही रहना चाहते हैं। उस लिहाज से कंपनी कर्मचारियों की सैलरी से, उनके वेतन से टैक्स काटना शुरू करेगी। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री करण रावत जी से बात कर रहे हैं। करण रावत जी पहले भी हमारे एपिसोड में आ चुके हैं, एक बार फिर हम उनसे बात करते हैं। करण रावत जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। करण रावत जी, नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से और जैसा कि सभी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी है वो अपने कर्मचारियों को कहती है कि आप फॉर्म भर के दीजिए। पहले ये होता था कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी हिसाब से हम आपकी सैलरी में, वेतन से जो है टैक्स काटेंगे। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि 2 तरह की कर व्यवस्थाएं सरकार ने रखी हुई हैं। एक कर व्यवस्था है जिसमें करीब 6 स्लैब हैं, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 15 लाख से ऊपर फिर 30% रखा हुआ है। और एक पुरानी व्यवस्था है 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर 30%। पुरानी व्यवस्था में यह कई तरह की रियायतें हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और नई व्यवस्था यह है कि उसमें आपको जो तमाम छूट पुरानी व्यवस्था में वो नहीं मिलेगी। तो आपके लिहाज से मतलब एक नौकरी पेशा व्यक्ति जो है, जिसकी मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर सालाना कमाई है, क्या करना चाहिए उसको? पुरानी व्यवस्था ही ज्यादा अच्छी है या नई व्यवस्था अपनानी चाहिए? सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट 2020 में न्यू टैक्स स्कीम लॉन्च करा था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी थी। तो अब जैसे आपने सवाल पूछा कि 10 लाख रुपए तक अगर किसी की आय है तो उसको कौन सी स्कीम यूज़ करनी चाहिए, तो ये काफ़ी मतलब उसकी डिडक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना अभी तक वो डिडक्शन क्लेम करता था, उसको कौन सी टैक्स सेविंग वो करता था और कौन सी अगर नहीं करता। अगर जो बिल्कुल ही नहीं करता था टैक्स सेविंग, उसके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ही नई टैक्स स्कीम फ़ायदेमंद होगी क्योंकि उसमें उसको टैक्स रेट कम रहते हैं। लेकिन वो हर इंडिविजुअल को अपना एक बना के पूरा एक कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या उसके पास डिडक्शन है जो वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है, या फिर अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो वो नई टैक्स स्कीम में आएगा। तो इसका एक सिंपल जवाब देना कि अगर किसी की 10 लाख रुपए आए हैं तो वैसे हम नहीं बता सकते, वो उनको उनकी एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो उनकी है उस पे ही कैलकुलेशन बेस करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि
जो पुरानी व्यवस्था है उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये का। आपने डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे LIC में किया है या PPF में किया है या NSC में किया है, उसमें 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन उसमें देने की बात है। अगर आपका हाउसिंग लोन है और हाउसिंग लोन पे आप ब्याज देते हैं तो 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख है या 2.5 लाख है? हाउसिंग लोन पे आपको 2 लाख रुपए अदर इनकम से। हाँ, 2 लाख रुपए तक का जो ब्याज अगर आपने दिया है तो वो भी आपकी इनकम में से कम हो जाएगा। सरकार ने बोला था NPS अगर आपने अपनाई है तो 50,000 रुपए NPS में भी आपको मिल सकते हैं, और आप अपने माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस में 55,000 रुपए तक का अगर आप उसमें प्रीमियम देते हैं तो ये तमाम छूट उसमें आपको मिल सकती हैं। और इस लिहाज से मतलब एक 10 लाख रुपए तक का जो वेतन अगर साल में आपका बनता है तो उनकी भी कई तरह की, बशर्ते कि आपने हाउसिंग लोन लिया है, बशर्ते कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये तमाम चीजें हैं। तो इस हिसाब से अगर वो नई व्यवस्था में जाता है तो मान लीजिए उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है, तो उसके लिए नई व्यवस्था ज्यादा बेटर रहेगी या पुरानी ही ज्यादा ठीक रहेगी? इसका एक अगर सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर किसी की 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग है तो अगर उसका सिर्फ 1.5 लाख की टैक्स सेविंग है तो उसको नई टैक्स स्कीम ही फायदेमंद रहेगी। तो अगर एक जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि इस पॉइंट के ऊपर एक चीज अच्छी है, उस पॉइंट के नीचे एक चीज अच्छी है, तो अगर 1.5 लाख रुपए की किसी की टैक्स सेविंग है तो 1.5 लाख के ऊपर उसको नई टैक्स रिजीम में ही फायदा होगा। अगर किसी की 3.75 लाख की टैक्स सेविंग्स है तो उसको ओल्ड स्कीम में ही फायदा होगा, न्यू स्कीम में उसे कहीं पे भी फायदा नहीं होगा। अगर एक सिंपल हम एक पॉइंट निकालना चाहे कि 1.5 लाख और 3,75,000 रुपए के ऊपर ओल्ड स्कीम, 1.5 लाख के नीचे आपका न्यू स्कीम, तो सिंपल सा अगर एक पॉइंट मतलब अगर आपकी 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग है जो तो टैक्स के, तो नई स्कीम में जाना चाहिए। हाँ जी, आपको नई स्कीम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नई वाली स्कीम में फायदा है। हाँ जी, क्योंकि नई स्कीम में जो टैक्स के रेट है, स्लैब है, उसमें कम है। हाँ, नई स्कीम में आपके जैसा कि मैंने बजट में सुना था, हमारी वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर आप नई टैक्स स्कीम में जाते हैं तो 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ ऐसा है क्या? 7 लाख रुपए तक नहीं है, वो एक सेक्शन होता है 87A जिसके अंदर सरकार 25,000 रुपए तक की टैक्स की छूट देती है। तो अगर आपका कोई इनकम है जो आपका स्लैब रेट भी टैक्स होता है तो वहां पर वो बात सही बैठेगी कि आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। प्लस आपका सैलरी वालों को अब इन्होंने बजट जो 2023 का आया था उसमें 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ कर दी है। तो अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और कोई इनकम नहीं है तो आप 7.5 लाख रुपए तक भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अगर मान लीजिए आपकी कोई सेविंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी नए उसमें जाने में 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई टैक्स, हाँ। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ भी लागू हो गई है। हाँ, जब ये लॉन्च हुआ था नया टैक्स स्कीम आपका बजट 2020 में, तब ये नहीं था, लेकिन क्योंकि इसका लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे थे इस वाले को, क्योंकि कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे फायदा नहीं हो रहा था, ओल्ड टैक्स रिजीम से ही फायदा हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने 2023 में 2-3 चेंजेस करे थे न्यू टैक्स स्कीम में। एक तो उन्होंने स्लैब रेट्स कुछ चेंज करे थे, टैक्सेस स्लैब रेट बढ़ा के टैक्स थोड़ा कम करा था, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अलाउ करा था, और कुछ सरचार्ज में भी चेंज करा था जो आपकी 5 करोड़ से ऊपर की इनकम पे लगता है। उसके बाद से आपका ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले मिलता था वो न्यू टैक्स रिजीम में भी आप मिलता है। और भी काफ़ी सारे डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिजीम में मिलने लग गए हैं। जैसे आपको अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे NPS जमा करवाता है उसका आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है तो उसका डिडक्शन मिलता है। अगर आपको लीव एनकैशमेंट होता है उसका भी डिडक्शन मिलता है। काफ़ी सारे इन्होंने ब्लॉक करे हैं, लेकिन काफ़ी सारे अलाउ भी करें ताकि लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो। मतलब नई जो कर व्यवस्था है उसको काफी आकर्षक बनाने की सरकार की भरसक कोशिश है। हाँ जी, अगर जो मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको इतना पुश इसलिए कर रही है क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो अगर पैसा लोग खर्च करेंगे तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज आउट करेगी
और न्यू टैक्स रिजीम को लाएगी ताकि लोग थोड़ा पैसा कम सेव करें और स्पेंड ज़्यादा करें, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट का ओपिनियन है। ये जो नई टैक्स रिजीम है इसमें पीएफ का तो मिलेगा ना, अगर आपका जो प्रोविडेंट फंड करता है नहीं उस नहीं, पर वो तो पीएफ भी आपका एटीसी में होता था, तो वो एटीसी का हाँ, इनका पूरा इसमें नहीं मिलता। वो भी नहीं मिलेगा इसमें। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस काट के जमा कराता है, सिर्फ उसका मिलेगा। अच्छा, तो नई टैक्स रिजीम में मतलब किसी तरह की कोई छूट नहीं है, सिर्फ एनपीएस के अलावा? एनपीएस की है आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 वाली है आपको, और अगर आपका लीव एनकैशमेंट होता है, मतलब छुट्टियां जो आपकी बची होती है लोग उसको एनकैश कराते हैं, उसकी डिडक्शन अलाउ करिए। अगर आपको आई थिंक 5 ईयर्स का जब आप कंटिन्यूस सर्विस करते हो उसके बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है उसमें भी आपको थोड़ी छूट है। तो नॉर्मल छूट होती है जैसे एचआरए की, एटीसी की, एटीडी की आपने बताई थी, मेडिक्लेम वाली, एटीटीटीए वाली होती है आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट वाली, वो सब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने अलाउ करी है ताकि लोग ओल्ड से न्यू पे थोड़ी धीरे धीरे करके शिफ्ट होना शुरू हो। तो मुझे जो समझ में आया कि अगर आपका हाउसिंग लोन नहीं है, आपकी पूरी सेविंग नहीं है, आपका एनपीएस नहीं है, तो उस लिहाज से नई जो कर व्यवस्था है जिसमें 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 से 9 लाख पे 10% है, 9 से 12 लाख पे 12.5% नहीं 15%, 15%, 12 से 15 पे फिर 20% है, और 15 से ऊपर आपका 30% है। ओके, 12 से 15% और 15 से ऊपर सीधा 30%। जबकि पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 में 5% है, हाँ जी, और 5 से 10 के बीच में 30% हो जाता हो, यानी 5 से एकदम 20% पे आदमी पहुंच जाता है, और 10 लाख से ऊपर 30% पे। हाँ जी, तो उसमें जो टैक्स का जो रेट है सिर्फ 5 लाख से कम पे ही 5% है, बाकी 20 और 30 है एकदम। हाँ जी, यहाँ आपको 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरह धीरे धीरे। तो ये सभी को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपनी सेविंग्स के हिसाब से, अपने जो लोन है उसके हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। और कोई नया बदलाव इस 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर में कोई आप देखते हैं, कोई नया बदलाव वेतन भोगी वर्ग के लिए, या पर्सनल इनकम टैक्स के लेवल पे, या किसी और तरह का कोई आपने, अगर आपकी जानकारी में हो तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जैसे आपने इलेक्शन ईयर है, तो गवर्नमेंट ने जो अभी फरवरी में अभी बजट पेश करा था वो इंटरिम बजट था। अभी जब नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद जुलाई में ही एक फुल फ्लेजेड इस साल का बजट रिलीज होगा। तो अभी तक जो फरवरी में जो सरकार ने बजट लाया था उसमें तो उन्होंने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी है, टैक्स स्लैब्स और जो भी सैलरीड पर्सन के लिए रियायतें होती हैं उसमें। तो बट उम्मीद है कि जुलाई के बाद जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो वो इसमें कुछ रियायतें देना चाहिए। ओके, आपको ये लगता है कि जब फुल फ्लेज बजट आएगा जुलाई में तो उसमें हो सकता है सरकार अपनी नीति के हिसाब से कोई कदम उठाएगी? हाँ जी, ठीक है। हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि नए अगर कंपनी में उनको अपना फॉर्म भर के देना है कि नहीं, क्योंकि एक बार भर के दे देंगे तो उसको क्या फिर बदल सकते हैं कि मान लीजिए हमने भर के दे दिया कि हम नई व्यवस्था में जाएंगे? काफी सारी कंपनीज करती हैं कि बीच में आपको वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी में आपने अगर एक बार फिल करके दे दिया कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो कंपनी तो उस पर चेंज नहीं करेगी। लेकिन जब आप आईटीआर भरेंगे तो आईटीआर भरते हुए आप चुन सकते हैं कि आपको अपनी टैक्स जो पे करना है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंडर पे करना है या ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर पे करना है। ओके, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे जब हम, तब उस समय हम एक बार मतलब वो देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ जी, ठीक है करण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही है। तो इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और अपने दर्शकों को हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत हो रही है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। रामनवमी भी आ रही है, उसकी भी हम अपने दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।